तानाशाह का दिमाग रखते हैं? क्या वो बस लाइमलाइट के लिए सच में देश के चार धर्मों को अलग अलग निगाहों से ना सिर्फ देखते हैं बल्कि जनता में भी आक्रोश पैदा करते हैं? दोस्तों, ध्रुव राठी की एक वीडियो ने मोदी जी को गोदी मीडिया के सामने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी ने 1996 में मोदी जी का अपने एक रिसर्च के लिए एक इंटरव्यू लिया था, जिसका जिक्र ध्रुव राठी ने अपनी नई वीडियो में उन्होंने किया है। शीर्ष दिया है अ डिक्टेटर मेंटालिटी। अब ध्रुव राठी किस मेंटालिटी से हर फेज से ठीक एक दिन पहले ये वीडियो डाल रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन एक पूरी सीरीज तैयार हुई है जिसमें मोदी जी की मानसिकता को एक तानाशाह के तरीके से पेश किया गया है। दोस्तों, मोदी जी को आपने कभी अच्छे से अगर फॉलो किया होगा तो समझ सकेंगे कि मोदी जी को तारीफों से और पावर से बेशुमार प्यार है। लेकिन अब ये प्यार पूरा देश भुगत रहा है, अपनी आजादी खो के अपने लोकतांत्रिक देश को एक तांत्रिक देश बनता हुआ देख के। दोस्तों, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप मोदी जी को क्या मानते हैं, कट्टर हिंदूवादी या सेक्युलर, क्योंकि दोनों ही मामलों में मोदी जी बड़े विचित्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। मोदी जी को अगर आप कट्टर हिंदूवादी मानते हैं तो दोस्तों आप जवाब दीजिए कि फिर मोदी जी एक तरफ जब मांस मछली करते हैं अपने भाषणों में, तो दूसरी तरफ वो बीफ कंपनी से चंदा कैसे ले लेते हैं? एक तरफ वो जब खुद को गंगा पुत्र बोल रहे थे तो दूसरी तरफ वो स्वामी सानंद के गंगा की सफाई करते हुए आंदोलन को अनसुना क्यों कर रहे थे? और जब उनकी आंदोलन करते हुए मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई, तो वो उन्हें बस एक ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते वक्त एक भ्रम हत्या करने के लिए माफी तक क्यों नहीं मांग रहे थे? क्यों मोदी जी उन हिंदू किसानों के बारे में नहीं सोच रहे थे जो आंदोलन करते वक्त मर गए, जो अब भी मर रहे हैं? क्यों मोदी जी को उन हिंदू पहलवान बेटियों के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं महसूस होती है, जो देश के लिए भी सम्मान ला चुकी है, जिनको वो खुद अपनी बेटी बोल चुके हैं? क्यों मोदी जी को उन हिंदू महिलाओं पे दया नहीं आती जो उन्हीं के बीजेपी पार्टी के नेता के हाथों शिकार हो जाती है? रही बात जो उन्हें सेक्युलर समझते हैं, तो दोस्तों आप बताइए। एक तरफ मोदी जी खुलेआम मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। एक तरफ वो कपड़ों से दंगाई की पहचान करते हैं कि कपड़े का रंग कैसा है उस हिसाब से उनको पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है। रंग से आप धर्म का तात्पर्य समझ सकते होंगे। अमित शाह खुले तौर पे बोलते हैं 2002 के गुजरात दंगे में मुसलमानों को मोदी जी ने सबक सिखाया था। वहीं दूसरी तरफ वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारे लंगर खिलाने लग जाते हैं, दाल बनाने लग जाते हैं। एक तरफ बोलते हैं देश को धर्म के नाम पर वो कभी बंटने नहीं देंगे, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं दूसरे ही दिन फिर मुसलमानों के नाम पे कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात क्यों करने लगते हैं? दोस्तों, मोदी जी को सत्ता से, पावर से बहुत प्यार है। मोदी जी को वो लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी ही तारीफ करें, भर भर के करें। जैसे 2002 में हुए गुजरात दंगे के बाद स्मृति ईरानी अचानक से मोदी जी के रेजिग्नेशन के पीछे पड़ गई थी 2004 में। मरने तक भूख हड़ताल पे बैठी, क्या आप जानते हैं? ऐसा उन्होंने कहा था, बैठी तो नहीं, अभी भी है वो। लेकिन बस एक मीटिंग ने सब कुछ बदल दिया। स्मृति ईरानी मोदी भक्त और गुजरात की बेटी बन गई। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मोदी जी और स्मृति ईरानी की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद अचानक से सब कुछ बदल गया और ऐसी बेटी बनी, ऐसी मोदी जी की बहन बनी कि 2014 में चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा में मंत्री पद मिल गया। वहीं निर्मला सीतारमण 2006 में राजनीति में घुसी, बीजेपी में आई और मोदी जी के भक्ति से 2017 में मंत्री पद मिल गया। वहीं अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और फिर 25 नेता में 23 नेता जिन्हें भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया था और उन्हें अचानक से क्लीन चिट दे दिया गया था, जिस विपक्षी पार्टी में ये 25 नेता रहते हुए मोदी जी खुद उन्हें भला बुरा सुना रहे थे कि ये तो करप्टेड है, ये भ्रष्टाचारी है। आपको याद होगा, देश नीति ने भी आपको बताया था। वहीं चीफ जस्टिस गोगोई ने भी सरकार की तरफ से कई फैसलों लिए, जिसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। दोस्तों, साहब को इससे मतलब ही नहीं है कि कौन किस
पद के लिए सूटेबल है। उन्हें बस वो लोग उनके सत्ता के लिए चाहिए होते हैं जो उनके फैसलों पे सवाल खड़े नहीं करें और शांति से उनकी भक्ति में मगन रहे। मोदी जी को किसी से कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है, जैसा ध्रुव राठी की वीडियो में उन्होंने जिक्र किया है। जैसे मोदी जी को हर धर्म से लोगों के साथ जो है कोई ना कोई उनका पुराना नाता भी है, एक मजबूत नाता जरूर है। जैसे भगवान बुद्ध के साथ मोदी जी का सुखद संबंध है, वहीं बोहरा मुसलमानों से मोदी जी का पुराना रिश्ता है, क्रिश्चियन के साथ भी मोदी जी का पुराना और आत्मीय नाता है, वहीं आदिवासियों के बीच तो उन्होंने कई साल गुजारे हैं और बलिया, पंजाब और चाइना, फ्रांस, यदुवंशी के लोगों से तो इनका अटूट नाता है। दोस्तों, मोदी जी का नाता कितना कमजोर और कितना राजनीतिक है, आपको उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी पता चल जाएगा। 73 साल के हो चुके हैं, जल्द ही 74 के होने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी जी को यहाँ जहाँ मुनाफा दिखता है, वो उन्हीं लोगों से पहले दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हें ही साइडलाइन कर देते हैं। केशुभाई पटेल से मिलकर शंकर सिंह बघेला को अलग किया, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए केशुभाई पटेल को ही पार्टी से अलग कर दिया, फिर लालकृष्ण आडवाणी के साथ दोस्ती यारी बढ़ाई और उसके बाद जरूरत खत्म होने पे उन्हें भी टाटा बाय बाय उनको रास्ता दिखा दिया। वाराणसी से भाजपा का मजबूत गढ़ देख के वहां से मुरली मनोहर जोशी को भी वाराणसी से कानपुर शिफ्ट कर खुद वाराणसी की सीट ले ली। सुषमा स्वराज को भी मोदी जी ने धीरे धीरे राजनीतिक फैसलों से दूर कर दिया। साहेब को दोस्तों ना धर्म से लेना देना है, ना दोस्ती यारी से कोई मतलब। उनके बस आप तारीफ के पुल बांध दो, वो तुरंत आपके सामने मंत्री पद भी परोस देते हैं। और जहां उन्हें खतरा महसूस होता है, उन्हें पार्टी से कैसे निकालना है, ये भी साहेब बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं सिर्फ पार्टी ही नहीं, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, उर्जित पटेल ने भी आरबीआई गवर्नर के पोस्ट से आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद के बाद रिजाइन कर दिया था। अशोक लवासा का जिक्र दोस्तों देशनीति ने भी कई बार किया है, कई बार, कि कैसे उन्हें मोदी जी को क्लीन चिट नहीं देना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें चुनाव आयुक्त का पद भी छोड़ना पड़ा था, उन्हें हटा दिया गया था चुनाव आयोग से, कह लीजिए। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया मोदी जी के कितने करीबी है ये सभी जानते हैं। लेकिन वहीं जो मीडिया सरकार से मोदी जी से सवाल करता है, उनके घर ईडी सीबीआई टपक पड़ती है। एनडीटीवी, द वायर, बीबीसी इंडिया, न्यूज लॉन्ड्री पे इनकम टैक्स का धप्पा बोल दिया था। वहीं गोदी मीडिया से मोदी जी का प्रेम कहीं नहीं छुपा है। सरकारी विज्ञापन से लेकर मोदी जी की इंटरव्यू सब गोदी मीडिया को मोदी जी दे देते हैं। बदले में गोदी मीडिया मोदी भक्ति करती है और इसी गोदी मीडिया को ध्रुव राठी ने मोदी जी के खिलाफ ये बोल के खड़ा कर दिया कि मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री तो इस गोदी मीडिया में ही है, अंजना ओम कश्यप। दोस्तों, मोदी जी के लिए इससे बड़ी चुनौती की बात क्या होगी, आप बताइए। जिनको वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। दोस्तों, ध्रुव राठी की इस वीडियो ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया है, धमाल मचा दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं मोदी जी के इस अतरंगे विचारधारा के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तानाशाही माहौल में चुनाव चल रहा है, चुनाव के माहौल में आपकी क्या विचारधारा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने परिवारजनों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि देश के जो महापर्व चल रहा है वो मनाया कैसे जा रहा है। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप देख रहे हैं देश नीति। मैं आपके साथ गेटी भाविया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।